सुरक्षित। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से आपको वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। अब जो ये ऐसी जो खबर जिसने पूरे देश के अंदर सनसनी मचाई हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा उनके सरकारी आवास से मिले, अब मैं रकम तो नहीं कहूँगा लेकिन बड़ी मात्रा में जले हुए नोट। जब वहाँ एक आग लग गई तो वहाँ पाया गया कि बोरों के अंदर भारी मात्रा में नोट रखे हुए थे और वो जले हुए नोट का एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सार्वजनिक किया है। अब वो एक प्रमाण है एक किस्म का कि वहाँ पैसा था। अब कितना था ये फिलहाल नहीं बताया गया है। अब इससे जुड़ी मैं आपको अभी तक आज का अपडेट और ये हम जो बहस है किस दिशा में ले जाएंगे वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले आज एक बहुत खास और सीनियर मेहमान हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज SN ढींगरा साहब। सर बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, सर स्वागत आपका भी। सर अभी की एक खबर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक हुई है आज, और पहले जो चर्चा चली थी कॉलेजियम में कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए जस्टिस यशवंत वर्मा को, तो उसकी अनुशंसा कर दी गई है। मतलब उनको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो उसी दिन कह दिया था कि हम कोई बार एसोसिएशन ने, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हम कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, हम कोई डस्टबिन नहीं है कि आप किसी को जो आरोपी है उसको यहां भेजेंगे। और आज तो उनकी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई वहां पर और उन्होंने उसमें बड़े कठोर प्रस्ताव पास किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो इनको यहां ना भेजा जाए, दूसरा फिर उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। उन्होंने कहा इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए, इंपीच किया जाए इनके खिलाफ CBI ED का केस रजिस्टर किया जाए, और जैसे एक सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट का ट्रायल होता है ऐसे इनकी ट्रायल की इजाजत दी जाए। जस्टिस यशवंत वर्मा को CGI की अनुमति से कस्टडी में लिया जाए। फिर वो ये भी कह रहे हैं आगे कि बार एसोसिएशन अंकल जज सिंड्रोम को नहीं मानती। मतलब जजेस के रिश्तेदार जो प्रैक्टिस करते हैं अदालतों में, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। किसी जज का कोई रिश्तेदार वकालत भी ना करे, ऐसी उन्होंने मांग की है। इसके अलावा दो अपडेट आज के और मैं आपको बता देता हूं। आज पार्लियामेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस हैं JP नड्डा जी और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन दोनों के साथ एक बैठक की। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। ये हालांकि बैठक बुलाई गई थी NJAC के मुद्दे को लेकर के। NJAC वो जो जजों की नियुक्ति के लिए 2014 में सरकार बिल लेकर के आई थी, जिसमें उस वक्त कांग्रेस भी साथ थी, उसके लिए ये बुलाई गई थी मीटिंग। वहां उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है कि सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी ही पारदर्शिता से इस मामले के सारे फैक्ट्स जो हैं वो सार्वजनिक किए हैं, देश के सामने रखे हैं। वो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि जो उन्होंने कमेटी बनाई है जांच के लिए वो अपना क्या फैसला देती है। इसके बाद वो सारे फ्लोर लीडर्स का, यानी सारी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बुला करके चर्चा करेंगे कि इस विषय पर आगे हमें क्या रुख रखना है। तो ये सर अपडेट था अभी तक का। सर एक जज आज एक दूसरे जज पर टिप्पणी करने के लिए हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं देख रहा हूं हमारे यहाँ डिबेट चल रही है कि मुझे जज की जगह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में टिप्पणी करने का अधिकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मुमकिन नहीं। आज भी जज साहब की बचाव में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं एक ऐसी जगह पर नोट क्यों रखूंगा इतने सारे, जहां कोई भी आ जा सकता है, मेरा चौकीदार भी आ सकता है, मेरा गार्डनर भी आ सकता है, हर कोई वहां सिक्योरिटी गार्ड भी जा सकता है, और मैं वहां खुल्लों में बोरों में पैसे रखूंगा? ऐसा क्या मुमकिन है? ये मेरे खिलाफ साजिश है, वही कह रहे हैं। तो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे देश के अंदर कोई भी अपराधी आज तक ये नहीं कहता कि मैंने जो है ये क्राइम किया है, मुझे सजा दे दो। कभी मैंने तो एक छोटे से चोर से लेकर के एक बड़े से बड़े चोर कहिए, फ्रॉडस्टर कहिए, जो है किसी को ये कहते नहीं सुना कि हाँ जी मैंने फ्रॉड किया। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो व्यक्ति लीगल प्रोफेशन में पहले इतने साल रहा हो, फिर इतने साल जज हो, वो एडमिशन कर देगा कि मैंने किया है जी, मेरे को फांसी दे दो? वो तो नहीं कहेगा। अब सवाल ये है कि इसके अंदर क्या हुआ और क्या होना चाहिए जी। जैसे ही फायर टेंडर्स बुलाए गए, फायर टेंडर भी उनके फैमिली मेंबर्स नहीं बुलाए थे, वो नहीं थे घर पे, उनकी मदर, लड़की और पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह तो सब वहीं थे। उन्होंने ही फायर टेंडर बुलाए।
फायर टेंडर्स ने जब आग बुझाई तो वो बुझाने के बाद अंदर देखते हैं कि क्या कारण से कैसे आग लगी। तब उन्होंने देखा कि यहाँ तो जले हुए नोटों के बोरे हैं। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, नहीं तो वो पुलिस को क्यों इन्फॉर्म करते? जी बिल्कुल ठीक है बात है। ठीक है ना। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आई तो उन्होंने उसकी वीडियो बना ली। यहाँ मैं सोचता हूँ कि पुलिस की कमज़ोरी, हमारी पुलिस की एक कमज़ोरी दर्शित होती है। जब उन्होंने जले हुए नोटों के बोरे देखे, वीडियो बनाई, तो उन्हें वो प्रीमिसेस सील कर देना चाहिए। सील करके वो प्रीमिसेस जहाँ आग लगी थी सील करके एविडेंस को इंटैक्ट कर लेते और एक इस बात का फैक्ट कि यहाँ जले हुए नोटों के इतने बोरे मिले हैं, अपने पास रिपोर्ट लिख लेते, एफआईआर के रूप में लिखते या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के रूप में लिखते। रिपोर्ट लिखने के बाद, सील करने के बाद, एविडेंस इंटैक्ट करने के बाद उन्हें सीजीआई जो दिल्ली के चीफ जस्टिस थे उनको हाई कोर्ट के दिल्ली के उनको बताना चाहिए था, जी ये हमें रिकवरी हुई है यहाँ और हमने एक रिपोर्ट दर्ज कर ली है, क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं है जी, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसमें उनको न तो किसी की इजाज़त चाहिए थी, क्योंकि ये देखिए जो जजेस की या जुडिशल ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन का एक्ट है 1995 या 89 का है, उसके अंदर अगर जुडिशियल एक्ट के संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य किसी जज कोई करता है तो उस जुडिशियल एक्ट के कारण या उसके कार्य के कारण उसके ऊपर कोई भी एफआईआर या कोई भी मुकदमा बिना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त के नहीं किया जाता। ठीक बात, ये उनके प्रोटेक्शन के लिए है, ये उनके जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वहाँ नोट ना मिलते, कोकीन मिलती, तो आप क्या करते? तो क्या करते? सही बात है। या कोई और कंट्राबैंड मिलता, हथियार मिलते, तो पुलिस का ये फर्ज था कि उसको प्रोटेक्ट करती, सील करती। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअल में पुलिस, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर कोर्टों से बहुत डरते हैं, क्योंकि आए दिन कोर्ट उन्हें अपने रूम में बुलाकर, अपने कोर्ट में बुला करके झाड़ पिलाना एक मामूली बात है किसी भी बात के लिए। तो वो डर के मारे, मेरे को लगता है डर के मारे उन्होंने बजाय इसके कि प्रॉपर एक्शन लें और उसको सील करके और एक एफआईआर दर्ज करें, उन्होंने उसको अनअटेंडेड छोड़ के वो कर दिया, बस ऊपर जाके बता दिया, अपने सुपीरियर्स को बता दिया, सुपीरियर्स ने ऊपर बता दिया, सुपीरियर ने जुडिशरी में बता दिया। और जुडिशरी ये भी हो सकता है, देख लेंगे, ये भी हो सकता है कि किसी का इन्फ्लुएंस हो। कुछ तो हुआ है सर, क्योंकि ये आपने जो अभी एक्सप्लेन किया, किसी का नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसीजर, ये नॉर्मली होना चाहिए था, ये हर जगह के लिए प्रोसीजर। अच्छा, वो कौन सा जज साहब को गिरफ्तार करने के लिए निकलने वाले थे? वो जज साहब के खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज कुछ नहीं, उनको सिर्फ वो प्रेमाइसेस सिक्योर करने थे और एक रिपोर्ट लिखनी थी कि रिकवरी ऑफ ये मिला अनअकाउंटेड बर्न्ड कैश। अब आप सोचिए हालत क्या है, आज तक उस घर के बाहर से झाड़ू लग रहे हैं और झाड़ू लग रहे में जले हुए नोट मिल रहे हैं। तो सर ने कहा ना, मतलब प्रेमाइसेस को सिक्योर किया ही नहीं गया। अब ये पूछा जा रहा है कि वो नोट हैं कहां गए? वो बोरों में भरे हुए नोट, जले हुए या साबुत, कहां गए? जो वीडियो में दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने उनको रखा क्या सहेज करके, वो एविडेंस है, वो किसके पास है? नोबडी इज आंसरिंग। दिल्ली पुलिस बता ही नहीं रही है। भाई ये तो नॉर्मल पुलिसिंग का जो है वो नियम है कि केस प्रॉपर्टी को आप जब्त कीजिए। अभी हम ये पुलिस वाली एंगल पे बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे कि जुडिशरी आगे क्या कर रही है जज साहब का। तो पुलिस को जो करना चाहिए था उसमें से कुछ नहीं किया उसने। ये वीडियो बना लिया, यही बड़ी गनीमत है, वरना ये वीडियो ना होता तो डिनाई कर देते। जज साहब कह रहे हैं या तो ये पुलिस वाले डर के मारे इन्होंने नहीं किया, जुडिशरी के डर से, या फिर किसी ने इन्फ्लुएंस किया, मतलब किसी ने जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश की। कोई तो मैनिपुलेट कर रहा था। आप देखिए फायर सेफ्टी का जो चीफ है फायर डिपार्टमेंट का, उसका पहले बयान आया कि जले हुए नोट मिले, फिर आया कि नहीं मैंने तो कोई नहीं देखा, फिर बयान आया कि नहीं देखा था मैंने।
तो कोई तो दबाव डाल रहा था कि ये बयान दो, फिर ये बयान दो। तो ये कौन है? कौन है? सब नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं कौन है? काश कि मुझे मालूम होता कौन है। कौन बचा रहा लेकिन था जो इनको? भी है बहुत ताकतवर है। नहीं, वो कौन? या तो वो सरकार में बैठा है कोई बहुत बड़ा आदमी, या वो नहीं, या नहीं, वो नहीं, जुडिशरी नहीं, में बैठा है। नहीं, सर नहीं, दो ही जगह बोल सकते हैं ना ये लोग। या मत कीजिए। ये नेक्सस है। ये ऐसा नहीं है कि जो है कोई एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है। ये पूरा नेक्सस है जो ये काम कर रहा है। 14 तारीख को आग बहुत से लगी। लोग फंस सकते हैं, तो बहुत से लोगों को बचाया जा रहा सर बचाया ही गया था ना। 14 को आग लगी थी, 22 को खबर सामने आई है, वीडियो भी 14 को ही बन गया था, वीडियो भी बाद में रिलीज हुआ है। हमें तो बताया गया है कि हमने उससे पहले जांच शुरू कर दी थी, की होगी, हमने कोई डाउट नहीं कर रहा। लेकिन वो सब तो आपने हमको अपने आप नहीं बताया ना। ये उपराष्ट्रपति ने यही सवाल पूछा कि आपने खुद क्यों नहीं बताया पहले किसी को? अगर वो खबर न छपी होती तब भी क्या कोलिजियम की बैठक होती? 14 की घटना 20 तारीख का अखबार जो 21 को आया उसमें खबर छपी है, तब कोलिजियम की बैठक हो रही है। तो इसका मतलब खबर अगर नहीं छपती तो शायद ना होती। मतलब ये तो अनुमान ही लगा सकते हैं वो इस आधार पर कि लगभग एक हफ्ते जो है कुछ नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उससे पहले जांच, वो इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर चुका था, इतना तो हुआ था। फैसला नहीं, इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर इंटरनल इंक्वायरी उन्होंने चीफ जस्टिस की रिपोर्ट आने के बाद की। हाँ, जो रिपोर्ट 21 तारीख को आई। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब रिपोर्ट, मेरे बोलने में तो गलती हुई होगी। अब जो 3 मेंबर कमेटी बनाई ये तो अलग है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जांच करने के लिए तो कह दिया गया था पहले। हाँ, चीफ जस्टिस ने ओरली इन्फॉर्म किया। हाँ। तो सीजीआई को, तो सीजीआई ने कहा भैया ओरल क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो, कुछ तो फैक्ट रिपोर्ट बना के दो। तो उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भेजा, चीफ जस्टिस ने। हाँ जी, इनके घर भेजा था। हाँ, अगले 2 दिन के बाद। और क्या रिपोर्ट बना, मतलब और क्या जांच की ये नहीं मुझे पता। वो भी जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में लिखा है हाँ, चीफ जस्टिस को तो कि ये जो सेक्रेटरी आए थे चीफ जस्टिस साहब के, उनको भी कुछ नहीं मिला वहां पर। हाँ, क्योंकि वो रिमूव हो चुका था, तो वो कहां से मिलेगा? अगर आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की लिबर्टी दे दो किसी को भी, तो वो एविडेंस क्यों रहेगी वहां? अरे सर, अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब 3 जज जो हैं वो जांच करेंगे जस्टिस वर्मा की। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, आज का एक स्टेटमेंट है पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का, बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक मीडिया कार्यक्रम में बात करते हुए कहा है, उनका कहना यह है सर कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जांच एजेंसी नहीं है कि हम किसी की जांच कर सकें, और पुलिस को हम इन्वॉल्व करते नहीं क्योंकि हम पुलिस पर भरोसा नहीं करते। ये उन्होंने कहा है, पुलिस को हम इन्वॉल्व कर नहीं सकते किसी इन्वेस्टिगेशन में। मेरे पास अपनी कोई एजेंसी है नहीं, तो मैं कैसे जांच करूंगा किसी चीज की? जैसे वही हुआ कि उन्होंने सेक्रेटरी को भेजा, चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी को जाओ जाके देख क्या वहां पर क्या मिला था। सर एक कंप्लीट कर लूं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी मान लीजिए मेरी जांच पूरी हो गई और मैंने किसी को गिल्टी पाया, आज कल को इस कमेटी की जांच में गिल्टी पाया जाए, तो मैं इनको क्या सजा दे सकता हूं? मैं इनको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर कर सकता हूं, जो उन्होंने कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। मैं या तो इनको ट्रांसफर कर सकता हूं, या मैं सरकार से कह सकता हूं कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाइए, इनको इंपीच कीजिए। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई जज इंपीच नहीं हुआ है, नॉट इवन वन। इंपीचमेंट हुआ ही नहीं है। या मैं इनसे कहूं आप इस्तीफा दे दो, वो इनसे ऑलरेडी शायद मांगा गया होगा या नहीं मांगा गया, वो बात आई नहीं, लेकिन वो इनके विवेक पर है कि इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते। सो कहने का मतलब यह है कि क्या इनके खिलाफ जांच करना और इनको सजा देने का कोई कानून ही नहीं है, कोई जरिया ही नहीं है? मैं इसमें बहुत लेमैन पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। सर इतने इस सब्जेक्ट को समझते हैं, उनके सामने बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। एक अगर आम आदमी होता और उसके घर में 5 बोरा या जितना भी बोरा मिला है, मुझे नहीं पता, उतना नोट अगर पाया जाता तो उसकी क्या हालत होती? क्या उसके घर पे वो 14 तारीख को उनके यहाँ पे आग लगी, 15 तारीख तक वो भोपाल में रहे, 15 तारीख की शाम को वो भोपाल से आते हैं, क्या आपके घर में कोई आग लग जाती है और मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर सुगबुगाहट? ऐसा तो नहीं होगा कि घर में किसी को नहीं पता होगा, आपके घर में इतनी बड़ी घटना हो गई आपको पता ही नहीं लगेगा। तीसरा, अगर ऐसा है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस का केस ये बनता है कि नहीं बनता है? चौथा, किसी भी मामले में क्या FIR
मतलब कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है ना। क्या जज के खिलाफ एफआईआर भी नहीं करी जा सकती? सबसे ज्यादा नहीं, जज को छोड़ दीजिए, अज्ञात व्यक्तियों के, भाई पुलिस को नहीं जीरो पता है FIR किसका जज ने रखा है, किसने रखा है। ठीक बात है। तो अज्ञात व्यक्तियों ठीक के बात वो यही मान के करते कि किसी ने प्लांट कर दिया था। ठीक बात है। उसके बाद मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात कौन करता है? सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल सस्पिशन, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की बात कौन करता है? जुडिशियल सिस्टम। वो ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, वो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, वो पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, वो आम आदमी की बात करता है। वो ये कहता है कि हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन इन माननीय न्यायाधीशों से कानून का पालन कौन करवाएगा जब इस तरह की घटना सार्वजनिक हुई हो? तो मैं बड़े लेमैन की तरह से ये सवाल उठा रहा हूं जो इतने दिन से मेरे मन के अंदर कौंध रहे। देखिए, ऐसा है, जवाब दे सकते हैं। हमारे जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ये अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, संसद से ऊपर समझते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है जिसको आप ये सोच रहे हो कि बड़ी क्रेडिबिलिटी वो डिस्ट्रॉय हो गई। हमारे यहाँ शमित मुखर्जी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनका भी केस एक्सीडेंटली रिकवर हुआ था। एक कोई बिजनेसमैन था जो खूब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और उसमें इन्वॉल्व था, तो उसके टेलीफोन पुलिस ने, सीबीआई ने हेयरिंग पे टेप करके हेयरिंग पे लगा रखे थे। तो वो टेलीफोन की पूरी ट्रांसक्रिप्ट और किसका टेलीफोन है, कौन कर रहा है, जब सीबीआई को पता चला तो पता चला कि उनके क्लोज कांटेक्ट में जस्टिस सुमित मुखर्जी और उनके वकील हैं, और जस्टिस सुमित मुखर्जी उनसे फ़ोन करके जापानी समोसा और ये समोसा वो समोसा, मैं आपको बता दूं ये जापानी समोसा कोड नेम था लड़कियां सप्लाई करने का। ओह। तो वो मंगाया करते थे, और उनकी जजमेंट वकील साहब लिखा करते थे, और वकील साहब लिख करके वहाँ उसके पास, जो बिजनेसमैन के पास रहती थी, उनके घर से लिखी हुई जजमेंट रिकवर हुई, वो सारी टेप्स रिकवर हुई, और वो सब कुछ रिकवर हुआ। क्या हुआ सर उनका बाद में? उनको रिज़ाइन करवाया गया, रिज़ाइन करवा करके और एक एफआईआर दर्ज हुई। अब सोचिए ये 2000 का केस है, आज तक ये केस पेंडिंग है, सजा नहीं हुई उनको, पेंडिंग है। आप सोचिए जिस अगर हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा भी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये होता, तो कम से कम अपने नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनको ये तो कहते कि इस केस को पहले सॉल्व करिए, लेकिन उसमें हुआ उल्टा। जब जस्टिस शमित मुखर्जी का रिमांड पुलिस लेने लगी कि हम इनसे पूछताछ करेंगे, तो हाई कोर्ट ने मुकदमा अपने पास बुला लिया, रिमांड देने नहीं दिया। रिमांड देने से ये खतरा था कि इसमें और जजों का भी डिस्क्लोजर हो सकता है। तो जस्टिस शमित मुखर्जी का केस एक एग्जाम्पल है कि कैसे हाई कोर्ट ने इंटरफियर करके और उनको उस वक्त इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तो एक केस है। एक और केस हमारे यहाँ हुआ था, एक वकील साहब के यहाँ छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, और करोड़ों के नोट उनकी अलमारी से निकले थे। वो एक लर्नेड जज साहब के बेटे थे, और वो खबर आप लोगों तक नहीं पहुंची। अच्छा सर, मीडिया में आई ही नहीं, और वो खबर वो जज साहब को ट्रांसफर करके दिल्ली से कहीं और पे। ये तो सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये पुट अंडर द कारपेट। नहीं, जुडिशरी अपने आदमी को कभी एक्सपोज नहीं करेगी ना, करती नहीं है। नहीं, इन्हीं का जस्टिस वर्मा का केस देखिए, सिंभावली शुगर मिल, उसमें एफआईआर दर्ज हुई, सीबीआई ने उनका नाम उसमें जो है, मतलब नामजद है, एक तरह से नाम है, उसकी जांच सीबीआई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जांच पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी भाई आप? मतलब कोई जज साहब को फांसी नहीं दे रहा था, गिरफ्तार नहीं कर रहा था, जांच ही तो हो रही थी, एक करप्शन के मामले की जांच हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट अगर जांच पर रोक लगा देगा तो कैसे भरोसा होगा लोगों को? नहीं, मतलब अब ये जो चंद्रचूड़ साहब ने बात कही है सर, ये अफसोसजनक है। देखिए, पहली बात कि एक्शन नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, लेकिन कॉमन क्रिमिनल लॉ को तो काम करने दीजिए।
आप आम क्रिमिनल लॉ को अगर जज के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, काम नहीं करने दोगे, रोक दोगे, इन्वेस्टिगेशन पर को रोक दोगे और जजेस को नीचे काम करने से रोक दोगे, तो जजेस जो कौन फेथ करेगा? आपका सुझाव क्या है कि सीधे पुलिस जो जांच करती है वो करे? देखिए, एक आम आदमी की जांच मैं सिर्फ पुलिस एक जैसे चीज करती है। कहना चाहूंगा, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि पुलिस पे हमें विश्वास नहीं। वो इस पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बेस पे करोड़ों केस जो पेंडिंग है, वो क्यों पेंडिंग है? सबको वो कर दे। आपको तो विश्वास ही नहीं है जुडिशरी को, पुलिस में। किस आधार पे वो केस चल रहे? एक अविश्वसनीय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको आप ब्रांड कर रहे हो कि हमें विश्वास नहीं है, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन को आप वीआईपीज और वीवीआईपीज के मामले में हर दूसरे दिन रोक देते हो या एफआईआर क्वेश्चन कर देते हो, आप बाकी आम आदमी को क्यों पुलिस के सहारे छोड़? सर, मैं ठीक बात है आपकी। तो नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि सिंपल पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो इस केस में? होनी चाहिए थी पहले दिन से। ठीक है। अब तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? आपने एविडेंस खत्म कर दी, अब क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस? पुलिस की इसमें गलती है बहुत भारी कि पुलिस ने प्रीमिसेस सील नहीं किया, केस प्रॉपर्टी कब्जे में नहीं ली, जो एक मीमो, सीजर मीमो बनाते हैं, वो नहीं सर, बनाया। वो है तो कहीं, वो माल है तो कहीं ना कहीं पर। देखिए, 14 तारीख की रात को आग लगी है, उसके बाद आग बुझाने के बाद वो वहां वीडियो आपने देखा। अगले दिन जज साहब खुद जस्टिस वर्मा वहां पहुंचे, उसके अगले दिन चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी वो वहां पर देखने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ क्या था, और सेकेंड डे थर्ड डे वो कमरा खाली था। अब वो झाड़ू सफाई हो चुकी थी। अब तो सफाई से मतलब क्या? झाड़ू लगा के डस्टबिन में थोड़ी डाल दिया होगा। पुलिस वहां गई है तो उन्होंने उठाया तो होगा ही वो सब कुछ। जरूरी नहीं है, अगर पुलिस ये वेस्ट कहे, कर दिया हो, ये भी हो सकता है। हाँ, ओ गॉड, ये भी पॉसिबल है कि किसी इंस्ट्रक्शन में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हो, वहां से उठा के ले गए हो, कहीं फेंक दिया हो या और जला दिया हो, आपको क्या मालूम? किसी को नहीं सुप्रीम मालूम। कोर्ट के अजीब अजीब जजमेंट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा केस आपको याद होगा, केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पैसा लेकर वोट दिया गया, लेकिन कहा कि हाउस के अंदर आप एमपी जो करता है उसके आधार पर साबित हो जाए तो भी सजा नहीं दी जा सकती। अब आपने अभी 1-1.5 साल पहले उस जजमेंट को पलट दिया। संविधान तब भी वही था, संविधान अब भी वही है। तो उस समय सजा नहीं दी जा सकती थी, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, सजा दी जा सकती है। नहीं तो अब इस सजा होती क्या है? एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। सर ने जैसे बात की, अब मान लीजिए 14 तारीख को वहां पर पैसे थे, मतलब हम मान के चलते थे वहां पे, तो पैसे जलाए गए। जलने के बाद तो जो थे, है, वो तो वीडियो में दिख रहा है। हाँ, जलने के बाद जो है वो पैसे पुलिस ले गई, कोई और ले गया। लेकिन जज साहब के लिए पैसे का वहां न मिलना ही इतना अकाट्य सबूत है कि वो किसी भी तरह से उसको अब अपने से जुदा कर सकते हैं, अपने से अलग कर सकते सर, हैं। बड़ी अच्छी बात कह दी। वो ये बात उन्होंने अपने बचाव में चीफ जस्टिस को कही है कि वहां रुपया तो है ही नहीं, ना मैंने देखा ना सेक्रेटरी साहब ने देखा। अब अगर है ही नहीं वहाँ पे। अगर वो यही बात फायर ऑफिसर ने कही पहले। और अगर ये फायर के पास भी इन्होंने झोला बना के रख लिया है या एविडेंस के तौर पे कहीं भी रख लिया है, उसका वीडियो फुटेज भी होगा, उसको भी जैसा डाउट कर देंगे कि भाई मेरे घर से तो मिला ही नहीं। लेकिन ऐसे कैसे? तो वो वीडियो किसी ने बनाया है, उसके पीछे आवाज सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि ये कहां का वीडियो है, कैसे साबित होता है? आप बोरे की और जले हुए नोट की वीडियो दिखा रहे हैं। जिस आदमी ने वीडियो बनाया वो पर्सन, वो आदमी भी तो है होगा ना कहीं, वो गवाही देगा कि मैं गया था। अच्छा, वो पलट जाएगा तो क्या करेंगे? वो ना पलटे, वो कुछ ना पलटे तो भी आज हालत ये है कि नीचे कोर्ट कन्विक्ट कर दे, हाई कोर्ट कन्विक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि मैं इस एविडेंस को बिलीव नहीं करता। अभी 1 हफ्ता हुआ है, एक करप्शन केस की ही जजमेंट है, रंगे हाथों एक किसी ने रिश्वत मांगी तो कंप्लेनेंट ने सीबीआई को जाके रिपोर्ट की, सीबीआई ने उसको नोट दिए, वो पाउडर लगा के उसको नोट दिए, और जैसे ही नोट उसने लिए सीबीआई ने रेड करके नोट भी रिकवर कर लिए, उसके हाथ का वॉच भी ले लिया और सब करके और केस बना दिया। ट्रायल कोर्ट के सामने ये सारी एविडेंस पेश हुई, ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया। हमारे लर्नेड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि ये कह रहा है ये प्लांट किए हुए हैं, प्लांट भी हो सकते हैं,
और कंप्लेनेंट की एविडेंस के अंदर डिस्क्रिपेंसी है। अब आप क्या उम्मीद करते हो कि अगर आज केस है दर्ज हुआ है और अब 2 साल बाद 3 साल बाद एविडेंस लिख रहे हो तो कंप्लेनेंट आपको एक एक मिनट का डिटेल देगा? ठीक बात है। ये लॉ कहता है कि 3 महीने के बाद मेमोरी फेड हो जाती है, फेड होने मान लिया जाता है ये। हाँ, ठीक है। मेमोरी फेड होने लगती है 3 महीने के बाद, आप किसी भी इंसिडेंट की मेमोरी फेड होने लगती है और उसके बाद डिस्क्रिपेंसी आपकी स्टेटमेंट में आएगी। आप उस डिस्क्रिपेंसी के बेस पे अच्छा इतनी एविडेंस को रिजेक्ट कर देंगे, इतनी एविडेंस को कि कंप्लेंट की, नोटों पे फिनाइल का पाउडर लगाया, उसको हैंड ओवर किया, नोट रिकवर हुए और वो सारे रिकवर होने के बाद केस बना। सबको मान लिया कि डाउटेबल है ये सब डाउटेबल है और उसको बरी कर। अरे सर, एक अजीबोगरीब बात, अभी आपकी बात सुन के मुझे ख्याल आया ये कि हम इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब चीफ जस्टिस साहब ने कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी, वो जांच करे, जांच करने के बाद वो मान लीजिए गिल्टी पा दी जाए तो जज साहब के ऊपर कोई हमारे आज जो नए कानून आ गए क्रिमिनल लॉज, उनकी कोई धाराएं तो लगाई नहीं। ये कमेटी जब जांच करेगी तो कोई आरोप उनके ऊपर कोई धारा लगा करके तो किया नहीं कि इन पर इस धारा में आरोप बनता है। अगर आप उनको गिल्टी मान भी लें तब भी आप इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को ही दोगे ना बाद में, इनके ऊपर केस तो पुलिस ही चलाएगी ना बाद में भी। बिल्कुल। तो पहले आप केस आप चला लो मुकदमा बगैर किसी कानून की धारा के, फिर आप पुलिस को दोगे। व्हाई नॉट गिव इट टू द पुलिस? एक चीज शुरुआत में सवाल के रूप में जस्टिस धिंगरा से भी पूछना चाहूंगा कि भाई इस इंटरनल इंक्वायरी का क्या मतलब? कोई अगर जुडिशियल मिसकंडक्ट हो तो उसमें जजेस की इंक्वायरी हो समझ में आता है। ये एक क्रिमिनल केस है, वही जिसकी जांच का कोई जो है इंस्ट्रूमेंट है नहीं जज के पास। पुलिस ही कर सकती है, पुलिस ही कर सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही कर सकती है। तो पुलिस की जांच के लिए क्या करना होता है सर? प्रोविजन क्या है? एक्चुअल में ये सारी इंक्वायरी होल्ड करना और उसका ऑर्डर करना बेसिकली गलत है। कारण क्योंकि आप इंक्वायरी किसी कंडक्ट को लेकर के नहीं कर रहे, जज के कंडक्ट को लेके तो इंक्वायरी हो ही नहीं रही। ये इंक्वायरी आप वहां पर मिले नोटों के बारे में कर रहे हो, तो नोटों के बारे में आपको इंक्वायरी करने की अथॉरिटी क्या है? आप ये एज्यूम कर रहे हो जज के कंडक्ट के बारे में कि नोट जज के थे, पहली बात। और मान लीजिए आपने ये मान लिया, प्रूव कर दिया कि नोट जज के थे और जले थे, ठीक है, तो आप एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए कहोगे? एग्जैक्टली। रिकॉर्ड करने के लिए कहोगे तो पुलिस को कहे कि इन्वेस्टिगेशन करो करके और चार्जशीट फाइल करो। तो अगर आपने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, वो क्यों करनी है? कौन से कानून में करनी है? किसी कानून में नहीं है कि कोई जज अगर क्रिमिनल एक्ट करता है, नॉन ऑफिशियल क्रिमिनल एक्ट, ये कोई ऑफिशियल एक्ट तो है नहीं। ठीक है सर, ठीक है। तो उसके लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पहले हाई कोर्ट करेगा, फिर तो यहाँ वो इंक्वायरी, इंटरनल इंक्वायरी बनती ही नहीं है, बनती नहीं है। ठीक है। और अच्छा, अब दूसरा केस, इसका फ्लिप साइड, मान लीजिए ये जज जो कमेटी बनी है जांच की, ये कह रहे कि नहीं रुपया जज साहब का नहीं है, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो कोई केस चलेगा ही नहीं। नहीं, कहां से चलेगा? खत्म हो गया मामला। फिर हाँ, फिर नोट आए कहां से थे? इसकी जांच तो होनी चाहिए। इसका मतलब जज की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। अगर किसी ने प्लांट किए हैं तो जज की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो उसके लिए किसी को तो सजा मिलनी चाहिए। नहीं सर, मैं पूछ रहा था क्या है, बोरे नोट से भरे हुए जज के घर में कानून क्या है? इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? किसके कहने पे एफआईआर होगी? देखिए, ऑर्डर कौन करेगा? एफआईआर करने के लिए किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। जिस आदमी, जो पुलिस का ऑफिसर वहां गया था, उसने जो चीज देखी वो अपनी रिपोर्ट में बना करके ड्यूटी अफसर को एक रुक्का भेज देता कि भैया यहाँ ये मिला मुझे, आप ये एफआईआर दर्ज कर दो। इसके लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, न परमिशन की न रिपोर्ट की। ये नॉर्मल प्रोसीजर है आम आदमी के लिए। नहीं, इन जज साहब के घर पर मुझे ये नोट मिले, हाँ, घर जज साहब का नाम तो आएगा ना सर? हाँ, मैं भाई जज साहब का नाम आएगा, इसके उनको घर अलॉट है। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, ओके। घर के उनकी से रिकवरी तो नहीं हुई। तो इतना भी कर सकते थे, लेकिन हाँ, वो भी बिल्कुल नहीं किया गया।
कि ये घर जो जज साहब को अलॉट है यहाँ पर। अच्छा, ये अब फाइनली देखिए वही बात, इलाहाबाद बार काउंसिल ने पहले ही बार एसोसिएशन ने कह दिया था कि इनको यहाँ ना भेजा जाए ट्रांसफर करके। कॉलेजियम ने भी इसकी सिफारिश कर दी है कि वो उनको वहीं भेज रहे हैं। तो ये किस बात की पनिशमेंट नहीं, है? पहले कहा कि उनका जो ट्रांसफर का ऑर्डर है वो पहले हो गया था, इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। अब आप क्यों भेज रहे हैं? तो अभी यही कह रहे हैं। नहीं, अब वहां बड़ा बवाल होगा। वो कह रहे हैं हम इनका कोर्ट ही अटेंड नहीं करेंगे। आज उन्होंने सांकेतिक हड़ताल की है, ये चले गए तो पता लगा पूरी हड़ताल हो जाएगी। नहीं, सौरभ, फिर इसमें ये भी तो कहा है कि इनको कोई जुडिशियल वर्क न दिया जाए। वो तो अभी भी नहीं है, वो तो अभी भी नहीं है उनके पास। ये अभी भी कहा है, ये जो कॉलेजियम की जो मीटिंग थी ना, ये उसी दिन हो गई जिस दिन अखबार छपी है। फिर उसके बाद क्या हल्ला हो गया कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये खबर फिर तब गई और फिर अगली शाम को आ गई कि ये इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन आज कॉलेजियम ने उस ट्रांसफर को रीइंफोर्स कर दिया, ये भी कह दिया कि इनको कोई काम नहीं मिलेगा और कॉलेजियम ने उसको सरकार को भी भेज दिया ताकि सरकार उस ट्रांसफर को अप्रूव कर दे। मेरा ये मानना है कि उनको ये लगता था कि ट्रांसफर की कार्रवाई के बाद काफी हद तक पब्लिक गुस्सा शांत हो जाएगा। मेरी जो समझ है वो ये कहती है। हो गया उल्टा। लोगों ने ये सवाल पूछ लिया कि ट्रांसफर कौन सी सजा होती है, और जो बाकी जजेस का ट्रांसफर होता है वो सजा है उनके लिए क्या? ये भी मान लिया जाए ना। ऐसे तो एडमिनिस्ट्रेटिवली सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कई सारे जजेस का ट्रांसफर करता है, कई सारे हाई कोर्ट से दूसरे सर अब कोर्ट एक में दूसरा जाता है। बड़ा मुद्दा रह गया आज का, उसकी बात हम कर लें। मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के दोनों अपोजिशन के लीडर और सत्ता पक्ष के उनको बुलाया। उन्होंने ये बैठक एनजेएसी को लेकर के बुलाई गई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसका कानून 2014 में मोदी सरकार लाई थी सर्वसम्मति से। शायद ही और कोई कानून होगा जो सर्वसम्मति से पास हुआ होगा, ये पास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खैर स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि जजों की अपॉइंटमेंट जज ही करेंगे, उसमें सरकार का दखल नहीं होगा। उस मुद्दे पर यह बुलाया गया। अब इस विषय पर आगे सारी पार्टियों से बात की जाएगी। ये चर्चा बहुत है कि सरकार को इस इंसिडेंट के बहाने मौका मिल गया है एक बार फिर ये एनजेएसी की बात करने का, कि जज ही जज की नियुक्ति करे, जज ही जज की जांच करे, ये और उसका नतीजा आपके सामने है। ये जो मामला आया है, अब ये सही वक्त है कि इसमें सरकार का दखल हो। आप मानते हैं कि ये उसका वक्त आया? नहीं, बिल्कुल वक्त तो उसी समय आया था बट इसने मौका दे दिया, इसने फिर से मौका दे दिया और सरकार ये मौका बना रही है। ये जो सिस्टम है कॉलेजियम का बड़ा ओपेक है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। या तो आपके पास इस तरह का कोई एविडेंस होता कि ये कॉलेजियम सिस्टम आने से पहले जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता था सरकार करती थी, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर करते थे, राष्ट्रपति को सलाह भेजते थे, दस्तखत राष्ट्रपति के होते थे। वो अपॉइंटमेंट सब गलत हुए। नहीं, वो सिफारिश कहां से आती थी जजों की कि साहब ये जज होगा, ये जज हैं, इनको आना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर जो प्रोसीजर अपनाना चाहे, कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, कि किसको जज बना रहे हैं। अरे भाई, एक राज्यसभा मेंबर को रिटायर किया, जज बना दिया, जज से रिटायर कराया, फिर टिकट दे पहले दिया। ऐसे होता था, फिर कॉलेजियम आ गया, फिर ये एनजेसी लेकर आना चाहते थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। मैं पूछ रहा था आपसे, आपको लगता है कि सरकार इस मौके को भुना रही है, अब आगे बढ़ेगी? भुनाना चाहिए, भुना रही है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन भुनाना चाहिए। इस मौके का फायदा उठाकर जो है एनजेएसी एक्ट को फिर से सर, इस पर फाइनल वर्ड आपका? देखिए, मेरे हिसाब से हमारी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों ही स्पाइनलेस है। स्पाइनलेस है, बिल्कुल। जब ये एनजेएसी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वो किया था, स्ट्राइक डाउन किया था, तभी पार्लियामेंट को बुला करके, इनके पास मेजॉरिटी भी थी, एनजे एक्ट को दोबारा पास करके उसमें कुछ प्रोविज़न जो भी उन्हें ठीक लगते करके दोबारा पास करना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए था, सॉरी वी विल अपॉइंट द जजेस नॉट यू। क्योंकि अब तक का एक्सपीरियंस जजेस के अपॉइंटमेंट का ये था और खूब रिपोर्ट हुआ है कि तुम मेरी पीठ खुरचो, मैं तुम्हारी पीठ खुरचाऊँ। बार्टरिंग होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की। मैं तो हाई कोर्ट में रहा हूँ, मैंने देखा है। मिस्टर एपी शाह थे जो हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी अपॉइंटमेंट जस्टिस कपाड़िया ने नहीं होने दी। इट वाज एन ओपन सीक्रेट डिस्पाइट द एंटायर रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम ओपनिंग, क्योंकि उनकी पर्सनल। सर, इज एनजेएसी द आंसर? एनजेएसी इज द आंसर।
होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिर कहेगा हम नहीं मानते, तो मत मानिए, आप कहो नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते। तो ये तो फिर तो एनार्की हो गई। नहीं, एनार्की नहीं हुई, इट विल बी ए शो ऑफ पावर कि कौन पार्लियामेंट पावर में ज्यादा पावरफुल है या तो ये सुप्रीम फैसला कोर्ट? होगा कैसे, ये कौन नहीं, सुप्रीम नहीं, है, ये कौन किसकी पावर मानेगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है, ये कानून सुप्रीम बनाने कोर्ट का को अधिकार पावर नहीं पार्लियामेंट दी है। और ये पावर इसके ऊपर खूब मैं डिबेट फिर पूछ रहा हूं, कैश- आपने कहा कैश ये फॉर क्वेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने की कोशिश की, बुलाया स्पीकर को, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उन्होंने मना कर दिया ओके कि ये हमारा डोमेन So, है, सर, आपसे कोई मतलब नहीं। समय चला गया। एनजेएसी इज द आंसर। ये सही समय है कि सरकार दोबारा उस बिल को लेकर के बिल्कुल, और आए, जजों की नियुक्ति को पूरी लेकर के। पॉलिटिकल विल के साथ लेके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका।